तो अभी तक हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। हेडिंग डालिए मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, दैट इज एटम्स। एटम्स, ATOMS, एटम्स। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसके बारे में आप क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपको पढ़ाया जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद जे थॉमसन साहब ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, फिर रदरफोर्ड के बारे में। तो जो रदरफोर्ड के बारे में आप क्लास 8th में पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा झलक दिया जाता है। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर का। हेडिंग डालिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है ये? तो इन 1911 में एच गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडन conducted an alpha particle scattering experiment on the suggestions of Rutherford। रदरफोर्ड कौन थे? जो जे थॉमसन थे, जिन्होंने आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स एच गीगर और अर्नस्ट मार्सडन, इन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स को कहा, गीगर और मार्सडन को, कि तुम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करो। तो इन्होंने 1911 में एक्सपेरिमेंट करा था। और उस एक्सपेरिमेंट में इनको क्या मिला था, क्या ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशन से लोग क्या कंक्लूजन्स निकाले, क्या थ्योरी दिए, और उसके बाद उस थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था, यही सब हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो इस पूरे टॉपिक में बार बार हर बार हम एक शब्द का नाम रिपीट करेंगे, वो है आपका अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल ही नहीं समझेंगे तो फिर एक्सपेरिमेंट क्या समझ में आएगा। ठीक है, आपने हीलियम के बारे में पढ़ा होगा। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। इसका मतलब क्या कि हीलियम के एक एटम में क्या होता है, इसका अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी आपकी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है, ये है हीलियम न्यूट्रल न्यूक्लियस के बारे में। इसका एक न्यूट्रल एटम अगर आप हीलियम का लोगे तो उस न्यूट्रल एटम में न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसमें? न्यूट्रल हीलियम एटम में। बट अगर आप इस न्यूट्रल हीलियम एटम में से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दोगे, अगर आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? आपका न्यूक्लियस, आपका हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, जिस न्यूक्लियस में क्या होगा? 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था 2 बाहर निकल चुका है। जो भी चार्ज है किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से है। तो आपका ये बन गया एक अल्फा पार्टिकल। हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस जिसमें आपका 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, और कैसे बना ये? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके बना। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब भी बोलेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? He++ एटम, मतलब हीलियम का +2 कटायन। आया समझ में? ठीक, चलिए जी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1911 में रदरफोर्ड साहब ने अपने 2 स्टूडेंट्स को, एच गीगर और अर्नस्ट मार्सडन को, कहा कि तुम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करो। कब? 1911 में। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बट उससे पहले हमने ये जान लिया कि भाई अल्फा पार्टिकल होता क्या है, जिसको स्कैटर करने की बात कर रहे हो वो होता क्या है। तो हमने क्या किया, हीलियम का एक एटम लिया। हमें पता है कि हीलियम के एक एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इस हीलियम एटम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो मेरे पास क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, और इस पर चार्ज कितना होगा? +2e। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? चार्ज
चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल कितना होता है भाई साहब? आप 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हो तो इस पर चार्ज कितना हो गया? प्लस 2e हुआ। लिख लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। पहले हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप बना लेते हैं, अपैरेटस बना लेते हैं, उसके बाद आप फिर उसको बनाइएगा, फिर हम लोग समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था। हो गया? चलिए अब समझिए कि एक अपैरेटस में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें और कैसे काम कर रही हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसको स्कैटर करवाना है? अल्फा पार्टिकल को। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर क्या रखा है? एक अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स अपने पास रख रखा है जो आपको अल्फा पार्टिकल्स देगा। यहां पर हमने क्या रखा है? लेड का ब्रिक्स लगा करके रखा है, ब्रिक्स लगा करके हमने लेड का रखा है, ताकि जो भी अल्फा पार्टिकल आपका यहां से निकले वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बीम के फॉर्म में आपके गोल्ड के फॉयल तक पहुंचे। अल्फा पार्टिकल्स यहां से डेविएट नहीं करने चाहिए। तो सारे अल्फा पार्टिकल्स को इस स्ट्रेट पाथ में जितने अल्फा पार्टिकल्स आ सकते हैं उनको एक बीम के फॉर्म में यहां तक पहुंचाने के लिए आपने क्या लगा रखा है? लीड का ब्रिक लगा करके आपने रखा हुआ है। अब देखो, ये क्या है? एक थिन गोल्ड फॉयल है, इतना पतला है, इसमें एक सिंगल एटॉमिक लेयर है। इसमें क्या है? सिंगल एटॉमिक लेयर का ये बना हुआ है, ठीक है ना? मतलब हम बहुत ही पतला हम गोल्ड का एक फॉयल लेकर के यहां पर रखे हुए हैं। इसके जस्ट पीछे एक आपका जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन क्यों है? कि जो अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा, जब इसको पास करके पीछे आएगा तो इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोलाइड करेगा, उससे टकराएगा। इससे टकराने पर जहां भी ये स्ट्राइक करेगा वहां पर हल्का सा लाइट स्पार्क होगा, और लाइट स्पार्क होगा तो मेरे को पता चल जाएगा भाई कि यहां पर कहां पर आपका अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया है। कैसे देखेंगे? आपको अगर सिर्फ अपने नेकेड आई से देखने की कोशिश करोगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। आपको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा जो आपने स्केल पर माउंट करके रखा है, जो आपको बताएगा कि कितने एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल कहां पर स्ट्राइक कर रहा है। आई बात समझ में? अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर कितने एंगल पर कहां पर स्ट्राइक कर रहा है उसको देखने के लिए आपने एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है जो कि स्केल पर माउंटेड है, ठीक है? स्केल से आप पता चल जाए कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है? तो अपैरेटस आप समझ गए। अब ये जब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया तो फिर क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या देखने को मिला, अब हम उनको बारी बारी से लिखने जा रहे हैं, ठीक है? इसको मिटा दिया जाए। लिखिए ऑब्जर्वेशंस क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के? पहला ऑब्जर्वेशन था कि 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। मतलब अल्फा पार्टिकल्स को जब आपने थिन गोल्ड फॉयल से पास कराया तो इतने 99.86 अल्फा पार्टिकल में कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। वो जिस पाथ पे जा रहे थे उसी पाथ पे चलते हुए उन्होंने जाकर के जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कॉलिजन किया, ठीक है? दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि 0.14% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 0.14% of the alpha particles deviated by an angle greater than 1 degree। सिर्फ 0.14% ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल का जिनमें डेविएशन देखने को मिला, ठीक है जी? तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? 1 out of 8,000 अल्फा पार्टिकल्स 1 out of 8,000 अल्फा पार्टिकल्स 1 out of 8,000 अल्फा पार्टिकल्स deviated 1 out of 8,000 अल्फा पार्टिकल्स deviated by an angle greater than 90 डिग्री। मतलब 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन देखने को मिला। आखिरी ऑब्जर्वेशन क्या था भाई कि 1 out of 10 to the power 6 अल्फा पार्टिकल्स
1 out of 10 to the power 6 alpha particles deviated by an angle of 180 degree, that is returned along the same path. 10 to the पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स में से, मतलब 10 लाख अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जो जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते वापस लौट करके चला आया समझ में? आपको 4 ऑब्जर्वेशंस में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या क्या मिला? पहला मिला कि जितने अल्फा पार्टिकल्स आपने पास करवाए उसमें से 99.86% अल्फा पार्टिकल्स में कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। वो जिस रास्ते जा रहे थे, मान लीजिए कि आपका ये थिन गोल्ड फॉइल था, ये आपका थिन गोल्ड फॉइल था, यहां से अल्फा पार्टिकल सपोज करो जा रहे थे और पीछे आपकी स्क्रीन लगी हुई थी, तो 99.86% अल्फा पार्टिकल्स में कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। वो जिस रास्ते जा रहे थे स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए जाकर के स्क्रीन से कोलाइड कर गए, पहला। दूसरा क्या था कि ओनली 0.14%, सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ने ही 1 डिग्री से ज्यादा का आपको डेविएशन दिखाया। उसमें से भी 8000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल था जो 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन दिखाया, और 10 लाख में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था जो जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते वापस लौट करके आया। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए और उसी को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो कंक्लूजन्स उन्होंने दिए इस ऑब्जर्वेशन से, उनको जो कुछ भी समझ में आया उसके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन दिया और उसी के बेसिस पर अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया कि भाई एटम कैसा होता होगा। आया समझ में? तो अब हम लिखने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या फिर कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लिखिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या फिर कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन आया और उस कंक्लूजन के बेसिस पे इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या था। ठीक है, पहला इन्होंने जो बात बोला वो ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है। क्यों? इसका कारण क्या उन्होंने दिया? इसका कारण ये था, रीजन इसका क्या था? इसका रीजन क्या था ये बात बोलने का कि 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड। भाई साहब एक बात बताओ, अगर 99% से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स अगर जिस रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते चले जा रहे हैं, उनमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनको रोकने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, उनको डेविएट करने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। और क्योंकि ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि आपका एटम जो है वो पूरा अंदर क्या है, ज्यादातर स्पेस आपका खाली है, तभी तो इनमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। दूसरा इन्होंने क्या बात बोला? दूसरा बोला कि द पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इन अ स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम कि एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे स्पेस में आपका सीमित है। इसका क्या कारण उन्होंने बोला? क्योंकि आपका सिर्फ रीजन इसका क्या था? रीजन इसका उन्होंने दिया, इसका रीजन था कि ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स showed a deviation of greater than 1 डिग्री। मतलब सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट किए। इसका मतलब उनको डेविएट करने वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे स्पेस में है।
तीसरा, द पॉजिटिव चार्ज is located in an extremely small space called nucleus, because इसका रीजन क्या दिया, because only one out of 10 to the power 6 alpha particles deviated by an angle of 180 डिग्री। भाई साहब आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत स्मॉल स्पेस में है, बट कितना स्मॉल स्पेस में है, तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्पेस में है, क्योंकि 10 लाख में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था जो 180 डिग्री का डेविएशन शो किया। इससे पता चला, इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो साइज है आपका, साइज ऑफ द एटम, अगर आपका एटम का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर्स का है, तो आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा 10 टू द पावर -15 मीटर्स का। मतलब 10 टू द पावर 5 टाइम्स आपका जो न्यूक्लियस है वो एटम की तुलना में छोटा है। लिखिए, जब ये अपना अल्फा पार्टिकल एम्प्टी स्पेस से गुजर रहा था तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो एटम का इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है उसको डेविएट नहीं किया। एटम का जो ये इलेक्ट्रॉन वाला सेल है उसके बीच से जब गुजरा होगा तब वो डेविएट नहीं होगा। इसीलिए तो बोला गया कि जो भी आपका स्पेस है एटम के अंदर ना, वो बहुत ही खाली है। ये खाली वाला शब्द क्यों यूज किया गया? अगर खाली नहीं होता, उसको वहां पे पाथ में कोई रोकने वाला होता तो डेविएशन होता। आ रहा है समझ में? बट क्योंकि स्पेस खाली है इसलिए कोई डेविएशन हो नहीं रहा है। आ रहा है समझ में? तो जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है वो उसमें से कुछ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी डेविएट, उसमें से जो भी आपका डेविएशन हो रहा है, वो आपका जब न्यूक्लियस के नजदीक जा रहा है ना, वहां पर डेविएशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेविएशन वहां पर नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? आप अभी बताते हैं, इसको लिखो पहले। देखिए, इधर से आपका अल्फा पार्टिकल चला, यहां पर क्या है, गोल्ड का फॉयल है। जब ये गोल्ड के फॉयल को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो देखने को क्या मिल रहा है कि ज्यादातर 99.86% में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। मतलब इनको रास्ते में, इसमें क्या है, +2e चार्ज है और इसके अंदर है क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये बात याद रखना है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के आसपास होता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का मास जो इलेक्ट्रॉन के मास से कितने ज्यादा है ना? और यहां पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं। तो यहां रास्ते में अगर इलेक्ट्रॉन आ भी रहा होगा तो आप मास का डिफरेंस देख लो कितना ज्यादा है। तो क्या वो इसको डेविएट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको डेविएट कौन कर सकता है? अगर प्रोटॉन बीच में इसको मिल गया तो इसको डेविएट कर लेगा। भाई प्रोटॉन, भाई देखो क्या बोलते हैं, लोहे को लोहा काटता है ना। तो अगर प्रोटॉन जा रहा है, इसको बीच में प्रोटॉन कहीं मिल गया, और प्रोटॉन कहां मिलेगा? इसके अंदर के न्यूक्लियस में ही मिलेगा। प्रोटॉन तो हर जगह नहीं है ना भाई। जो गोल्ड फॉयल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस, जो आपका प्रोटॉन होगा वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकता है, बट गोल्ड फॉयल के अंदर जो गोल्ड का एटम है उसका प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में, इसका प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में। तो डेविएशन तो चार्ज की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये जो +2 अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसका भी चार्ज इक्वल एंड अपोजिट एक तरह से ज्यादा ही होगा। एक बात बताइए, आपके पास मान लीजिए 2 चार्ज है, ठीक है ना? दोनों पर चार्ज सेम है, +2e मान लो, इसका भी +2e, बट इसका मास ज्यादा है
इसका मास कम है, ठीक है, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे सेम लगेगा। F इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपका Q1 Q2 दोनों में क्या है, सेम है। ये क्या बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। अब जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब आया समझ में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई जब भी आपका अल्फा पार्टिकल इधर से पास करेगा गोल्ड के फॉयल से, उसको डेविएट कौन करेगा, जो इसका न्यूक्लियस होगा जब उसके नजदीक से गुजरेगा। अगर स्ट्रेट अगर न्यूक्लियस से मान लो बहुत दूर गुजर रहा है, बहुत दूर गुजर रहा है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक आएगा इसमें डेविएशन दिखना शुरू होगा, और पास आएगा और भी ज्यादा डेविएशन होगा। अल्टीमेटली एक ऐसा भी टाइम आएगा जिस रास्ते ये जाएगा उसी रास्ते क्या करेगा, वापस भी लौट जाएगा। और इन्हीं के बेसिस पर, वो सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कंक्लूजन इन्होंने अभी रदरफोर्ड ने आपको बताया है। ये अभी 4 कंक्लूजन्स थे, 2 और लिखिए। The number of alpha particles, the number of alpha particles scattered, the number of alpha particles scattered for any angle, scattered for any angle, scattered at any angle theta, scattered at any angle theta is was found different for gold foils, sorry, for gold foils, नहीं, for foils made up of different elements, for foils made up of different elements। भाई देखो, आपका जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, इसका एक फॉर्मूला होता है kz² बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड n है। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। k क्या है, k आपका एक कांस्टेंट है। और z क्या है, व्हाट इज z, z जो है आपका, z है आपका एटॉमिक नंबर। मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ना, ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है। जब आपका मान लो जो आप फॉयल बना रहे हो, आपने अभी गोल्ड का फॉयल बनाया था, ठीक है, गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, z इक्वल टू 79। अगर आप दूसरा एलिमेंट का फॉयल बनाएंगे उसके लिए z का वैल्यू बदल जाएगा, तो z का वैल्यू बदल जाएगा तो उसके लिए n का भी वैल्यू बदल जाएगा। मान लीजिए थीटा आप दोनों के लिए सेम लेते हैं, दोनों फॉइल्स के लिए आप थीटा सेम रखते हो, लेकिन क्योंकि z बदल गया है तो n का वैल्यू भी तो बदल जाएगा। तो द नंबर ऑफ alpha particles scattered at a particular angle was found different for foils made up of different elements। ये भी था एक। और ये आपका इसका रिलेशन क्या होता है, n इज इक्वल टू kz² बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। अगला कंक्लूजन लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कंक्लूजन में, इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus, electrons revolve around nucleus in circular orbits and the force of attraction between electrons and nucleus, the force of attraction between electrons and nucleus provides the necessary centripetal force to revolve, provides the necessary centripetal force to the electrons to revolve around the न्यूक्लियस। ठीक है जी, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। क्यों घूम पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में आपका
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके चलते ये घूम पाते हैं। आपको पता है बॉडी को, कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आवश्यक है, जो सेंटर की तरफ लगना चाहिए। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लिखिए। अगला हेडिंग डालिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होता है भाई? मान लीजिए ये है आपका गोल्ड का न्यूक्लियस और ये है उसका ऑर्बिट, ठीक है, आउटर ऑर्बिट, ठीक है। इधर से चला आपका अल्फा पार्टिकल, इधर से आपका मान लीजिए आपके सोर्स से अल्फा पार्टिकल जो है वो आ रहा है। इस अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, +2e। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल अभी क्या है, जब इससे बहुत दूर है, जब आपका सोर्स से निकला है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब सोर्स से जस्ट निकला है, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये इस न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा जब ये इसके नजदीक आने की कोशिश करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ते बढ़ते कम होती जाएगी। और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि बड़ा यहां आते आते इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है मान लीजिए खत्म हो चुकी है। अब इससे आगे ये नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। आगे क्यों बढ़ रहा था, रोकने वाला इसको खड़ा था पहले से, लेकिन फिर भी आगे इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। इस काइनेटिक एनर्जी के चलते आगे बढ़ पा रहा था। बट इसने क्या किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा करके इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर चुका है, और यहां आते आते इसका पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुका है। अब इससे आगे ये नहीं जा सकता। तो कितना नजदीक आया ये इस न्यूक्लियस के, ये कितने नजदीक आया, इस न्यूक्लियस के आपका जो अल्फा पार्टिकल कितने नजदीक आया, मान लेते हैं आया आपका r0। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूक्लियस के कितनी नजदीक तक वो जा पाया। आया बात समझ में? इसको r0 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस r0 का वैल्यू क्या होता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगा देते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होना चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होना चाहिए। आया समझ में? अब जो आपका इनिशियली जब अल्फा पार्टिकल यहां से चला था, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो यहां लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी जो थी आपकी क्या थी, वो मैक्सिमम थी। जब ये बहुत दूर था, इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर था, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, बिल्कुल 0 होगी। तो यहां पर क्या हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। जब ये यहां पर पहुंचा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचा, तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो चुका है, 0। और वो सारी काइनेटिक एनर्जी गई होगी, कहीं तो गई होगी ना। वो सारी काइनेटिक एनर्जी कहां गई होगी, वही काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 by r², Q1 Q2 by r², तो फोर्स होता है। पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 के अपॉन डिस्टेंस r, वो होता है Q1 Q2 by r। क्या होता है, Q1 Q2 by r। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल जब होगा, तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में दूरी कितनी है, r0। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q1 Q2 by r0 होगा। अब आपका इक्वेशन से क्या मिला, आपको मिला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू Q1 Q2 by r0, जहां Q1 क्या है, Q1 जो है वो है आपका चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। और Q2 क्या है, Q2 है आपका चार्ज ऑन
चार्ज ऑन यहां जो एटम रखा है उसका न्यूक्लियस का चार्ज है। ठीक है, इक्वेट कीजिए क्या आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको आप क्या लिख सकते हैं कि Q1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं 2E। 2E क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2E, हमने लिखवाया आपको। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2E हो गया। और Q2 जो यहां पर न्यूक्लियस है, मान लीजिए इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, मान लीजिए जिस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं Z है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z एटॉमिक नंबर मतलब क्या? इस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स होंगे तो उसका चार्ज उस पर कितना होगा Ze। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा Ze। कैसे? फिर से बता रहे हैं, जिस एटम का यहां न्यूक्लियस है उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है Z। एटॉमिक नंबर मतलब होता क्या है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आप एटॉमिक नंबर Z मान रहे हैं तो उसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज 1E प्लस 1E, तो Z प्रोटॉन्स पे कितने चार्ज प्लस Ze। तो हमने यहां रख दिया क्या Q2 के बदले Ze डिवाइडेड बाई R0। R0 को इधर ले आइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को नीचे ले जाइए, तो आपका R0 का क्या फॉर्मूला बन करके आया? आपका R0 का फॉर्मूला बन के आया 2 ये जो K है, ये K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आया 2Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए यहां तक। हो गया? तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो दूरी बताता है कि आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने नजदीक आ पाया। अब इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकता। यहां आते आते इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। कितना फॉर्मूला आया 2Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आया समझ में? अगला हेडिंग डालिए इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, अगला हेडिंग डालिए इंपैक्ट पैरामीटर। क्या होता है भैया इंपैक्ट पैरामीटर? इंपैक्ट पैरामीटर होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the initial velocity vector, the perpendicular distance between the initial velocity of alpha particle, the perpendicular distance between the initial velocity of alpha particle and the center of nucleus is called impact पैरामीटर। क्या होता है भैया ये? जैसे मान लीजिए कि ये आपका गोल्ड का न्यूक्लियस था, ठीक है ना। इसका गोल्ड का एटम है और गोल्ड के एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल सपोज करिए चल करके आ रहा है इसकी तरफ, सोर्स से निकला है और इसकी तरफ आ रहा है। आएगा और जैसे इसके नजदीक आएगा, मान लीजिए इसका डेविएशन हो गया, सर्टेन एंगल पे डेविएट कर गया। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या बोलता है ना कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी, यहां से इनिशियल जब चला था तब का वेलोसिटी, यहां वाला वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी और जो आपका लाइन जो आपका सेंटर से पास कर रहा है ना, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको दिखाया जाता है B से, और ये B होता है आपका क्या? इंपैक्ट पैरामीटर। आया समझ में? अगर मान लीजिए अगर आपका B जो है बहुत बड़ा है, B इज वेरी 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 ग्रेटर देन, मान लीजिए आपका जो इंपैक्ट पैरामीटर है, इफ B इज वेरी लार्ज, B इज वेरी लार्ज, अगर B बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो आपका जो स्कैटर, आपका डेविएशन होगा क्या? कोई डेविएशन नहीं होगा अगर बहुत ज्यादा लार्ज हुआ तो। बट अगर आपका इफ B इज वेरी स्मॉल, अगर आपका B बहुत ही छोटा है, मतलब B छोटा है मतलब क्या? एकदम सेंटर के स्ट्रेट लाइन में सेंटर को हिट करने वाला है, तो आपका डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और वहां पर डेविएशन कितना होगा आपका? 180 डिग्रीज का। आया समझ में? लिखिए हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए जी अगला आप हेडिंग डालो, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ड्रॉबैक्स ऑफ
रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उनमें कमियां क्या क्या थी। तो पहला कमी क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एक एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कैसे नहीं कर पा रहा था भाई, चलो समझते हैं। इन्होंने कहा कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में आपका घूम रहा होता है। यही तो उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में आपका घूम रहा है। अब एक बात बताइए, जब भी कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अगर आपका सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है हमेशा चेंज कर रहा होता है। यहां पर जब है तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है, जब यहां आएगा तो वेलोसिटी मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहां पर है तो वेलोसिटी ऊपर है, यहां आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ, यहां आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ, यहां आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ। तो अगर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी हर समय बदल रहा होगा। और वेलोसिटी बदलने का मतलब है कि उसके पास एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी कौन बदलवाता है, एक्सेलरेशन। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। एक्सेलरेट क्यों कर रहा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है ना। तब एक बात बताइए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज्ड पार्टिकल, पहला चीज तो ये, और दूसरा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा की एक्सेलरेट कर रहा है। अब मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने कहा था कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट्स रेडिएशंस। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल सेड दैट एन एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या, एनर्जी। मतलब अगर कोई चार्ज होगा और वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा तो क्या करेगा, वो आपका रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब उससे एनर्जी निकल रही होगी। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो मतलब ये एक्सेलरेट भी कर रहा है। मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इससे रेडिएशन निकल रहे होंगे। रेडिएशन निकल रहे होंगे मतलब क्या, इससे एनर्जी निकल रही होगी। मतलब धीरे धीरे इसका एनर्जी कम हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसका एनर्जी कम हो रहा है, और न्यूक्लियस यहाँ पे खड़ा है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच नहीं लेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, क्योंकि इसका एनर्जी कम होते जा रहा है, घूमते घूमते आकर के न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा। और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि अगर ऐसा होता तो आपका 10⁻⁻8 सेकेंड के भीतर ही आपका न्यूक्लियस जो है, आपका जो एटम है, वो कोलैप्स कर जाता। इलेक्ट्रॉन जाकर के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाता, आपका एटम कोलैप्स कर जाता। बट ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग तो क्या, आपका जो एटम है वो स्टेबल है, और रदरफोर्ड के साहब से ऐसा होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए। तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं किया, ये उनका पहला ड्रॉबैक था। लिखिए इसको। स्टेबिलिटी कैसे नहीं ये करता है, वो फिर आगे अभी बोर साहब का मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। रदरफोर्ड का जब मॉडल गलत साबित होगा तो इसके बाद बोर साहब अपना मॉडल दिए, और फिर वो बताया कि ये जो दिक्कत आ रही थी उसका समाधान उन्होंने क्या बताया। बट दिक्कत की बात यह कि उनका भी मॉडल में कुछ कमियां थी, ठीक है ना। तो अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। दूसरा जो समस्या इनके मॉडल में था कि ही कुड नॉट explain the discrete absorption and emission spectrum of atoms. He could not explain the discrete absorption and emission spectrum of atoms. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, कुछ यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर आप इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करते हो
तो देखने को मिलता है कि ये जो इसके अंदर एटम्स होते हैं, जो हीट होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो हीट करने के बाद क्या करते हैं, कुछ वेवलेंस इमिट करते हैं, कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। जब आप इनको हीट करिएगा तो ये क्या करेंगे, कुछ रेडिएशंस इमिट करेंगे, ठीक है। जो रेडिएशंस ये इमिट करेंगे उनके पास कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो देखने में आया कि भाई ये जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, जो वेवलेंस इमिट कर रहे हैं, वो एक सर्टेन वेवलेंथ का ही रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने इमिट किया 4000 एंगस्ट्रॉम का एक वेवलेंथ इन्होंने इमिट किया 4000 एंगस्ट्रॉम का, तो दूसरा इमिट करेंगे 5000 का, तीसरा इमिट करेंगे 6000। ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक रैंडम नंबर हमने चूज किया है कि अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो इनके अंदर जो एटम्स होंगे उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो क्या करते हैं, रेडिएशंस इमिट करते हैं। इन रेडिएशंस का अपना कुछ वेवलेंथ होता है, बट ये जो वेवलेंथ होता है वो सर्टेन वेवलेंथ का ही होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। मतलब 4000 के बाद 4001 नहीं होता है, 4002 नहीं होता है, 4000 के बाद सीधे आएगा तो 5000 आएगा, 5000 के बाद सीधे आएगा तो 6000 आएगा। तो भाई ये क्यों हो रहा है, 4000 से 5000 के बीच के वेवलेंथ कहां गए, 4000 से 5000 के बीच में जो रेडिएशंस थे वो कहां गए, ये रदरफोर्ड साहब अपने मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी खास सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इन्होंने कहा था कि किसी भी इसके अंदर, इसके चारों तरफ कोई सा भी ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा। तो इनके कहे अनुसार जो आपको स्पेक्ट्रम मिलनी चाहिए थी वो कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए थी, 4000 से लेकर के 5000 तक लगातार आपको रेडिएशंस मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। मिलता क्या है आपको, डिस्क्रीट मिलता है। अगर एक 4000 मिला तो उसके कुछ दूर के बाद आपको 5000 पे मिलेगा, कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। और इस चीज को रदरफोर्ड सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी चीज को आगे क्या करेंगे, बोर साहब एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़ाई समझ में आया, एक बार पन्ना पलट लीजिए, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया, समझ गया सब कुछ। तो इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, चलिए।